मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। 26 से 11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की भारत नहीं आने से बचने की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकी। अमेरिका से एनआईए की 7 सदस्यीय टीम उसे आज कड़ी सुरक्षा में दिल्ली लेकर पहुंच गई है। एनआईए और रॉ की टीम के सुरक्षा घेरे में स्पेशल प्लेन से वह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। यहाँ एनआईए ने उसे आधिकारिक तौर पर हिरासत में लिया, जिसके बाद यहाँ से उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले तहव्वुर राणा का मेडिकल कराया गया। राणा को तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है। अमेरिका से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में एनआईए और रॉ की संयुक्त टीम ने अहम भूमिका निभाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए की डीआईजी जया रॉय ने 8 अप्रैल को तहव्वुर राणा के सरेंडर वारंट पर साइन किए थे, जिसके बाद उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। वहीं एनआईए टीम की अगुवाई सदानंद दाते कर रहे हैं। वह महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने जब मुंबई पर हमला किया था, तब सदानंद दाते मुंबई क्राइम ब्रांच में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय करके इन्हीं अधिकारियों ने मिलकर तहव्वुर राणा को कड़ी सुरक्षा में भारत लाने का सीक्रेट प्लान तैयार किया है और उसे कड़ी सुरक्षा में एक प्राइवेट प्लेन से भारत लाया गया। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत कैसे लाया जा रहा है, पूर्व एनआईए चीफ ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। सबसे बड़ी समस्या इस केस में ये थी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी इस आदमी ने रची, वो तहव्वुर राणा और हेडले ये दोनों विदेश से आए थे। हेडले का तो कई विजिट्स थी इंडिया में, लेकिन तहव्वुर राणा की तो सिर्फ एक ही विजिट थी। और हमारे लिए फुल प्रूफ एविडेंस, बिकॉज एक्स्ट्राडिशन के मामलों में हमें पहले तो अमेरिकन अथॉरिटीज को कन्विंस करना था और फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने को इन टर्न यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की, तहव्वुर राणा की एक्स्ट्राडिशन के लिए। तो इसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटीज से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया, विदेश मंत्रालय ने अपने लेवल पर वहां के विदेश मंत्रालय के साथ काम किया और एनआईए ने वहां की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। सर, जो ये प्रोसेस होता है और कई सारी चीजें होती है जिसपे सामने वाली अथॉरिटीज को हम कन्विंस करते हैं, क्या क्या चीजें होती है जो बाधा डालती है एक्स्ट्रेडिशन में? देखिए, पहली तो बात पॉलिटिकल विल, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर जरूर है, लेकिन कुछ मामलों में, कितने ही मामलों में, वो चाहे आप कितना भी एविडेंस आप उस देश को दीजिए, वहां की कोर्ट्स को दीजिए, एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता है। भारत पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम के बारे में या लखवी के बारे में या हाफिज सईद के बारे में इतना फुल प्रूफ और कन्विंसिंग एविडेंस देता रहा है, लेकिन कोई एक्स्ट्रेडिशन का सवाल नहीं है। तो पहली बात यह है कि तहव्वुर राणा के मामले में पॉलिटिकल विल भारत की भी थी और अमेरिका की भी पॉलिटिकल विल थी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ पाया। फिर जो वहां का जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी जो ऑफेंस होता है वो इंडिया में भी ऑफेंस होना चाहिए और होस्ट कंट्री में भी वो ऑफेंस होना चाहिए और उसके लिए कनेक्टिंग एविडेंस, फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बहुत मेहनत करके वहां प्रोवाइड कराया। हमारी टीम ने कई बार अमेरिका को विजिट किया, हमारे लॉ ऑफिसर्स ने भी अमेरिका को विजिट किया और रेगुलरली हम लोग अमेरिकन अथॉरिटीज के टच में थे, तभी ये संभव हो पाया।
सर, जब तहव्वुर राणा को भारत तरीके से और पूरे उसकी सिक्योरिटी का यहाँ पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उस पर हमला होने की कोशिश हो सकती है, और साथ ही साथ ये चीज और है कि जब उसे भारत लाया जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन किस रूप में आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारे यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम्स अवेलेबल हैं और उसको हथकड़ी लगाई जाती है नहीं लगाई जाती है, ये एक माइनर इशू है। इस इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाँ, भारत सरकार, दिल्ली पुलिस और एनआईए इंश्योर करेगी कि उसके ऊपर किसी तरह की फिजिकल आंच ना आए और इंश्योर करेगी कि उसका प्रॉपर इंटेरोगेशन हो, उससे जो भी एविडेंस मिल सकता है उस एविडेंस को हम कलेक्ट करें और जिस केस में उसको लाया जा रहा है उस केस में उसकी इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो सके और केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा सके। कौन कौन सी एजेंसी सर इसमें अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है? देखिए, उसको इंडिया में एनआईए के केस में लाया जा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली उसका प्रोसिक्यूशन इसी केस के तहत होगा, लेकिन भारत की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसकी इंटेरोगेशन में शामिल होकर उससे जो है दूसरे टेररिस्ट से उसके लिंक और अमेरिकन आईएसआई से उसके लिंक और उन सबका आपस के कनेक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उस पर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की मदद करने का आरोप है। हेडली ही 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। तहव्वुर डेविड हेडली के बचपन का दोस्त है। जांच एजेंसियों ने कोर्ट को बताया कि राणा इस प्रक्रिया का हिस्सा था और उसे पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। राणा ने ही हेडली को मुंबई में एक ऑफिस खोलने में मदद की, जहां से वो आतंकवादी गतिविधियों को छुपाकर चला रहा था। हेडली ने उन लोकेशन को ढूंढना शुरू किया जहां लश्कर-ए-तैयबा आतंकी हमला कर सकता था। उसने मुंबई में ताज होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की रेकी की। बाद में हेडली के ही ढूंढे स्थानों पर 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया। वे समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसे। इस हमले में करीब 166 लोग मारे गए थे, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले के बाद आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। नवंबर 2012 में अजमल आमिर कसाब को फांसी पर लटकाया गया। तहव्वुर राणा के भारत आने पर मुंबई हमले के दौरान बहादुरी की मिसाल पेश करने वाले एनएसजी कमांडर सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। उनसे बात की है हमारे संवाददाता मोहित ओम ने। उसके चारों तरफ जो ओल्ड ताज का गेट है उसमें ऐसी सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं, सामने 2 गेट हैं और ऐसे बालकोनी ऊपर बनी हुई है चारों तरफ। तो वो चारों तरफ से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। जब हमारी हीट चढ़ने लगी, आगे हमारे सुनील जोधा नाम का लड़का चला हुआ था, फिर सुनील यादव था, फिर मेजर उन्नीकृष्णन साहब थे। तो जब सुनील जोधा को 8-7 गोलियां लगी तो वो जब गिरने लगा तो 2 नंबर पर जो सुनील यादव था उसने पकड़ा, उसकी हिप में 2 गोली लगी, वो दोनों गिरे और मेजर उन्नीकृष्णन साहब डायरेक्ट उसमें जंप कर गए उसके अंदर। वो हम लोगों को बोला कि आप इनको संभालो, मैं आतंकवादियों को देखता हूँ। तो आतंकवादियों के साथ वहाँ लड़ते हुए जो ना मेजर उन्नीकृष्णन साहब वहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। हम लोगों ने फायरचंद साहब, लांबा राजवीर साहब, उनको इन सब लोगों को वहाँ से उठाया और जो उनको मेडिकल में भेजा। और आतंकवादियों के ऊपर जैसे हमने अटैक किया, क्योंकि एनएसजी एकमात्र फोर्स ऐसी जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती, डिफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ती, तो आतंकवादी वहाँ से भाग गए। पर उस बीच में वो मेजर साहब का एक रेडियो सेट और जो ना AK-40 उनकी जो MP5 थी वो भी ले गए। उनको एक पर्दे में लपेट के एक सोफे के पीछे शिफ्ट करके चले गए। तो वो लगातार 8 घंटे तक ऐसे चल रहा। हम जहाँ जाएँ हमारे ऊपर फायरिंग हो और MP5 की फायरिंग हो। जो हथियार हमारे पास MP5 थी और उनके पास आतंकवादी के पास AK-47 थी। तो हमको ये लगा कि भाई मेजर साहब पीछा कर रहा है, पर वो बार बार जब वो हादसा होता था फिर हमको दोबारा वहीं से ऑपरेशन शुरू किया, ढूंढा। तो फिर हमने उनका जो ना पार्थिव शरीर मिला तो उसके बाद सूचना दी बाहर कि भाई ऐसे ऐसे रेडियो सेट भी आतंकवादियों के पास है, अब हम रेडियो सेट के ऊपर भी काम नहीं कर सकते, तो हम अपनी सूझबूझ से काम करेंगे जिस तरीके से हमको रोका ना जाए। हम एक तरफ से लगेंगे और एक तरफ से क्लियर करेंगे। कितने घंटे बाद सर वो रेडियो सेट आपको मिला था? वो उसके 8 घंटे बाद हम लोगों को मिला। जब तक आप लोगों को मिसगाइड करते रहे? रेडियो सेट तो उन्हीं के पास रहा, पर हमको पता चला कि जो ना मेजर साहब जो है ना शहीद हो गए 8 घंटे बाद। तो लगातार जो ना फिर हमने अपने तरीके से जो ना 13 आदमी की टुकड़ी हम बचे हुए थे, हमने लगातार हम लोगों को निकालते रहे।
उसी बीच में सेकंड फ्लोर पे, जब फोर्थ फ्लोर के ऊपर हमने एक आतंकवादी को मार लिया, वहां आपने देखा होगा तंदूर की भट्टी में किस तरीके से आदमरा वो बाहर कूदने की कोशिश की। और उसके बाद हमारा मनोबल भी बढ़ा, जिस तरीके से एक सैनिक का मनोबल, जो मोटिवेशन की, सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता होती। तो फिर थर्ड फ्लोर क्लियर किया, फिर उसके बाद हम सेकंड फ्लोर जब क्लियर कर रहे थे तो एकदम दरवाजा खुला और मेरे ऊपर जो है ना आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंका। मैं गाइड चल रहा था, पहले चेंज होते रहते हैं, वो तो हर आदमी का करता है। तो एकदम जो मेरे पीछे वाले थे मैंने उनको पुश कर दिया, तो पीछे वाले कमरे के अंदर उनको जगह मिल गई, उसमें घुस के। मेरे पास कोई जगह नहीं, ऑप्शन नहीं था, मैं बरामदे में था। मैं बरामदे से डायरेक्ट मैंने जंप किया, तो मैं नीचे जंप कर गया। नीचे मैं हैज पे गिरा और गिरते ही मैं नीचे घुसा, तो नीचे घुसते ही बार था। मैं बार के आखिरी उस तक गया, तब तक जो है ना हमारे बंदों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो आतंकवादी उस सीढ़ियों से उतरने लगे, वहाँ सीढ़ियाँ थी गेट के साथ। तो उन सीढ़ियों में मैंने भी फायरिंग शुरू कर दिया, मेरे साथियों ने भी। तो एक आतंकवादी को हमने सीढ़ियों मार दिया वहाँ पे। एक हमारे दो सीधे नीचे कूद गए और उस बार के पीछे और सीढ़ियों के नीचे उन्होंने पोजीशन ले लिया। मैं अंदर की तरफ था, वो गेट के पास थे। लगातार हमारी फायरिंग चलती रही 1.5 घंटा तक। उन्होंने मेरे ऊपर जो ग्रेनेड थे उन्होंने मेरे ऊपर मारे और उनके पास जो ग्रेनेड थे उन्होंने मुझ पर फेंके। इस बीच में जो है ना गोलियां भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मैंने सोचा कि भाई अब जो है अब तो मरना है, बचना नहीं। किसी हालत में एक ग्रेनेड मैंने अपने पास रख लिया और मैंने सोचा कि इसका मैं पिन निकाल लूंगा, जैसे आतंकवादियों को नहीं भागने दूंगा किसी भी हालत में। तो उसी बाद में जो है ना फिर हमारी टीम ने पीछे से गेट दीवार निकाल के मुझे बाहर निकाला। 2008 मुंबई हमलों का दोषी तहब्बुर राणा भारत आने से थर-थर कांप रहा था। तहब्बुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिका में याचिका दायर की थी। उसने कोर्ट से इमरजेंसी स्टे लगाने की मांग की थी और इसमें उसने कहा था कि पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने की वजह से उसे भारत में प्रताड़ित किया जा सकता है, इसलिए उसे भारत न भेजा जाए। हालांकि भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और उसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया।